नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक घटना सार ने अपनी 6 मंथली निकाल दी है। मैंने आप सबसे इसके पहले लगभग 1 महीने पहले ही बोला था कि आप सबका इंतजार जल्दी खत्म होगा। घटना सार जरूर 6 मंथली निकालेगी। घटना सार की एक अच्छी खूबी यही है कि 6 मंथली निकाल के 6 महीने की करंट अफेयर पे आपकी अच्छी पकड़ बना देती है। ठीक है, अब जब इसका नेक्स्ट अंक निकलेगा तो आपका ईयरली तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लोड नहीं, अभी हमारा काम क्या होना चाहिए ना कि भाई आने वाले 1 महीने में टारगेट समझो, जिसको जिसको आरओ निकालना है, क्लियर बात समझो, करंट अफेयर्स में डर खत्म करने का। देखो हमको क्या करना चाहिए कि आने वाले 30 डे में, आने वाले 30 दिनों में घटना सार का मिनिमम 5 टाइम रिवीजन करना होगा। कितनी बार? 5 टाइम। इस 6 मंथ की करंट अफेयर से हमको मैक्सिमम, देखो आपके 1 साल के करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, और 1 साल की करंट अफेयर में अगर आपका एग्जाम ब्रेक नहीं हुआ तो नॉर्मली 1 साल का करंट अफेयर आता है। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने अभी 22 दिसंबर को एक परीक्षा दिया, उसकी वजह से आपने उसके पहले भी 1 साल का करंट अफेयर तैयार किया है, तो आपका करंट अफेयर जो है वो अक्टूबर 2023 से तैयार है। ठीक, बस उसको रिवीजन करना है। तो आपने लंबे समय से करंट अफेयर तैयार कर रखी है, वहां जो भी सोर्स आपने पढ़ा है बस उस सोर्स का रिवीजन करना, उसको ब्रेक मत करना। ठीक है, और यहां 6 मंथ भी आपकी टाइम आ जा रही है। मैं प्रयास करूंगा इसको इन डिटेल ले जाके समझाने की, एकदम जल्दीबाजी नहीं है सामने, क्योंकि ऐसा नहीं कि सामने परीक्षा पड़ा है। बस आपको मेरा साथ देना होगा आने वाले 15 से 20 क्लास में। ठीक है, मैं यहां पे 20 क्लास में इस मैगजीन को रटवा दूंगा आपको, जिसको रटवाना कहते हैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं, रटवा दूंगा आपको। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपसे जहां जहां वादा किया था, मैंने आपसे मास्टर क्लास में वादा किया कि एक एक चीज आपके के पास बहुत ही बेहतरीन ढंग से आएगी आरओ के लिए, वो चीजें भी मैं आपके सामने ला रहा हूं, वहां भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी तरीके से इसके पहले भी करंट अफेयर के लिए अपने स्तर पे मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ता हूं। यूपी पीसीएस में भी आपने देखा होगा, मैंने वो चाहे आप लोग को एमसीक्यू वाले पे काम करना था, मैंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, थोड़ा हम उस मामले में अनलकी रहे कि जितना मेरा उम्मीद था कि क्वेश्चन आने का, वहां हम नहीं पहुंच पाए। हम इस बार प्रयास करेंगे कि जो हमारी कमियां थी, एटलीस्ट अपने स्तर पे जिन कमियों की सुधार किया जा सकती है वो सुधार कर ले, और आप लोग अपने स्तर पे रिवीजन मेरे भाई कम नहीं पड़ना चाहिए, ये जान लो, रिजल्ट लेने का एकमात्र तरीका है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले लेक्चर प्लान देखो इस अर्धवार्षिक में क्या है कि पहले 6 मंथ का क्या है, 1 लाइनर 14 पेज में दिया है। 14 पेज में हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा कि डेली एक एक पेज करेंगे। ध्यान देना, इसमें हमारा टारगेट होगा डेली एक पेज, डेली एक पेज। और मैं इस डेली एक पेज को क्या करूंगा, आपको थ्रू एमसीक्यू लेके करा दूंगा, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। प्लान में अपना समझाता हूं, आप लोग दिमाग में रखो। और मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट ये पहली क्लास देख रहे हैं, आप लोग कोशिश करना कि आने वाला जो 20 घंटा है, यानी जो 20 दिन का समय है, वो जरूर पीसीएस अभ्यास के लिए दे देना। आपका इस मैगजीन से डर खत्म हो जाएगा, एक एक चीज तैयार करा दूंगा एक बेहतरीन फॉर्मेट में जाके, और मैं इसको थ्रू एमसीक्यू करा दूंगा। जैसे आज क्लास लेने दो, आज नहीं लेकिन कल से पहले आपको एमसीक्यूज वहां पे मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, एक एक एमसीक्यू का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्रम, इसमें हम लोग लाइन से ही चलेंगे, बीच बीच में उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो आज आपकी जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगा आपका राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, यहां से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यहां से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग आएंगे पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे आएंगे। और पेज नंबर, आप लोगों को करना क्या है, ये मैगजीन खरीद लेनी है। क्लियर बात बताओ, ये मैगजीन आपको क्या करना है कि क्लियरली आपको खरीद लेनी है, और इस मैगजीन को खरीद लेने के बाद आपको जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं उस फॉर्मेट में जाके तैयार करना। देखो मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या किया हूं, एक एक चीज को इन डिटेल देखो, पहले खुद पढ़ाऊं। ठीक है, देखो आपको भी क्या करनी है, अपनी मैगजीन पे इसी तरीके से जहां अंडरलाइन रहे वहां अंडरलाइन करना है, जहां पे वैल्यूडेशन कराऊं वहां वैल्यूडेशन करना है, यानी इन डिटेल चीजों को करते चलना है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेना। ऐसा नहीं कि आप कहानी सुन रहे हो, आपके पास ये किताब खुली रहनी चाहिए आपके टेबल पे मेरी क्लास के साथ। ठीक है, तो चलो भाई ये सिग्नल क्यों दे रहा है कि नहीं चार्ज हो रहा है, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इस मैगजीन में आपका टॉपिक है वो है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के ऊपर। ठीक है, अब देखो हमको पता है कि भाई कि 2024 में क्या हुआ था, 2024 में इस बात के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाएगी,
और उसमें कितने मेंबर्स थे? 31 मेंबर्स थे। ध्यान देना, एक एक चीज को आपको जोड़ते हुए हिस्ट्री सुनाऊंगा, कहानी की तरह मजे लेना। अभी कहानी की तरह सुनो। तो 31 सदस्य क्या है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाएगी, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या था कि 21 सदस्य लोकसभा के थे और 10 सदस्य आपके बेसिकली राज्यसभा के थे। तो टोटल कितने थे? तो टोटल 31 सदस्य थे। तो हो सकता हो कि क्वेश्चन कहां से बना दे, यही कुल कितने सदस्य थी यहीं से बना दे। ठीक है, तो ये ध्यान में। और इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, संयुक्त संसदीय समिति ने कहा कि भैया क्या करो, करना क्या कि हमको पेश करना चाहिए वक्फ संशोधन बिल, और इस बात पे सहमति बन गई। अब कहे ना तो कहीं 2024 में ही ये डिसाइड हो गया था कि क्या आने वाला है, वक्फ संशोधन विधेयक आने वाला है या वक्फ संशोधन बिल आने वाला है। अब देखो बात ये थी कि इस बार गवर्नमेंट, हमको पता है कि भाई मिलीजुली सरकार है, तो दिक्कत ये थी कि पास हो पाएगा बिल या नहीं हो पाएगा। तो ये डेट के साथ याद रखना, ध्यान देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। तो 2 अप्रैल 2025 को ये बिल पास कहां से होता है? लोकसभा से। ध्यान देना, ये डेट याद करना, 2 अप्रैल, यहां पे पेन थोड़ा पतला सेलेक्ट करूं, 2 अप्रैल को ये बिल पास होता है आपका कहां से? लोकसभा पे। नेक्स्ट डे ये बिल पहुंचता है कहां पे? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा पहुंचता है, और ये बिल कहां से पास होगा? राज्यसभा में। और इसके बाद से 2 दिन ऐड करो तो यानी 5 अप्रैल को इस पे क्या होगा? प्रेसिडेंट की क्या बन जाएगी? सहमति बन जाएगी, और ये बिल कहां कन्वर्ट हो जाएगा? ये बिल बन जाएगा अब लॉ, कानून बन जाएगा। ये बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो एक तो आपको ये डेट याद करना है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 5 अप्रैल, ये डेट याद करना है। ठीक है, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर इसको क्या याद करना जरूरी है? जरूरी है, याद करना है मतलब याद करना है। ठीक है, ये डेट आपको याद करना है। अब समझो, अब हमको बात आती कि सर इसको इतना रेगुलेट करने की क्या काम पड़ी। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने इस नए वक्फ संशोधन बिल को नाम दिया है, और गवर्नमेंट ने जो नाम दिया है वो नाम क्या? उम्मीद नाम दिया है। जनरा, यहां पर जनरा, गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या दिया है? तो गवर्नमेंट ने इसका नाम उम्मीद बिल दिया है। देखो यहां पे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जो नाम दिया गया है, इसका नाम बदल कर दिया गया है उम्मीद। ठीक है, अब इस उम्मीद का जब आप फुल फॉर्म पढ़ोगे तो गवर्नमेंट के उद्देश्य झलकेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने क्या किया था, कि इसमें संशोधन किया था, इसमें अमेंडमेंट करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है? एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। वक्फ मैनेजमेंट, सशक्तिकरण का मतलब होता है इंपावरमेंट। ठीक है, दक्षता का मतलब हो गया इफिशियंसी, और विकास का मतलब हो गया डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान देना। तो आप लोग इस चीज को समझाओ, इंटीग्रेटेड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट, ये क्या हो गया? एक्ट हो गया। तो इस उम्मीद का फुल फॉर्म क्या हुआ ये समझ जाना, UMEED। तो इस उम्मीद अधिनियम का फुल फॉर्म, तो कल को इसका पेपर में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी आप दिमाग में रखना। बिल्कुल हो सकता है स्टेटमेंट में यही सारी चीजें आपको स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में इसके फुल फॉर्म को देख दें कि उम्मीद अधिनियम का फुल फॉर्म ये है। ठीक है, एक स्टेटमेंट इसके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2024 में बैठी थी, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दे। ठीक है, तो रेडी रहना। अब हम लोग यहां तक स्टोरी समझ गए। तो यानी स्टोरी क्या कह रही है कि भैया वक्फ को मैनेजमेंट करने के लिए लाया गया, यानी इसके मैनेजमेंट में परिवर्तन किया गया है। मैनेजमेंट में क्या किया? परिवर्तन किया गया। तो बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोग समझेंगे कि वक्फ के मैनेजमेंट में क्या परिवर्तन किया गया, इस बात को हम लोग समझेंगे। दूसरी बात क्या है, इसमें सशक्तिकरण किया गया। इसका क्या किया गया? सशक्तिकरण किया गया। जैसे जो लोअर कास्ट मुस्लिम थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिया, सुन्नी या अन्य पिछड़े समुदाय, उनको इंक्लूड किया गया। वुमेन्स को जगह दी गई इसमें। ठीक है, तो इसका क्या किया? इसका सशक्तिकरण किया गया। इसकी इफिशियंसी को बढ़ावा दिया गया ताकि दक्षता बढ़े। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट, समझे ना? तो ये सारी चीजें इसका टारगेट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके संशोधन का टारगेट रिप्रेजेंट करता है। इसका फुल फॉर्म इसके संशोधन का टारगेट रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, जब आप पढ़ते हो पेपर में कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, ठीक है, तो देखो वक्फ संशोधन अधिनियम के साथ 2 बिल गए थे पार्लियामेंट में। एक बिल नहीं गया था पार्लियामेंट में, 2 बिल गए थे। एक बिल आपका था वक्फ संशोधन विधेयक था, और एक आपका निरसन विधेयक था। निरसन विधेयक 2024 था। इन दोनों पे वोटिंग हुई है, और ये दोनों बिल क्या हुए हैं? पास हुए हैं। निरसन का मतलब क्या होता है जानना? एक में निरसन का मतलब क्या हो गया? समाप्त, रिपील होता है। जानना, तो एक एक्ट का संबंध क्या है? समाप्ति से है, और दूसरे एक्ट का संबंध क्या है? अमेंडमेंट से है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, इसको क्या गया? इसको रिपील किया गया। ये 1923 में ये एक्ट आया था। ये कब आया था ये एक्ट? तो 1923 में आया था। ध्यान देना, 1923 में आया था।
अब अगर हम लोग बात करें कि सर जो ये वक्फ बिल था, इसका आधार कहां से पड़ा, तो ये वक्फ बिल जो था, ज्यादा वक्फ अधिनियम या जो था, तो 1913 में, यानी गुलामी के दिनों में पहली बार इसकी आधार पड़ती है। फिर आगे चल के इसका डेवलपमेंट होता रहेगा, 23 में आएगा, 54 में अधिनियम आएगा और 1995 में अमेंडमेंट आएगा। तो अभी जो हमने अमेंडमेंट किया है, जिस वक्फ अधिनियम में अमेंडमेंट किया है, वो कौन सा है, ठीक है जनाब, तो वो अमेंडमेंट है आपका 1995 का अमेंडमेंट। वो कौन है, तो हमने संशोधन किया है 1995 के अमेंडमेंट पे। अब ध्यान देना, अब एक चीज समझो, यहां पे क्या करा है कि 1954 में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की नींव रखी गई, और अभी जो 2025 में जो अमेंडमेंट किया गया, उसमें क्या किया गया, उसमें देखोगे केंद्रीय वक्फ परिषद में भी अमेंडमेंट किया गया, यानी केंद्रीय वक्फ परिषद में भी क्या हुआ, बेसिकली संरचनात्मक सुधार किए गए, और राज्य वक्फ बोर्ड में भी संरचनात्मक सुधार किए गए। ठीक है, तो इन दोनों का नींव कब पड़ा था, 1954 के अधिनियम में, ध्यान देना। और आगे 1995 का एक्ट क्या कहता था, एक न्यायाधिकरण की शुरुआत किया था, और इस न्यायाधिकरण के भी स्ट्रक्चर में चेंजिंग की गई है। ध्यान देना, इस न्यायाधिकरण के भी स्ट्रक्चर में चेंजिंग की गई है, जिस न्यायाधिकरण की शुरुआत कब की गई, 1995 के एक्ट में। एक एक चीज बहुत डिटेल समझो, पहले चीजें समझोगे, फिर ताकि स्टेटमेंट इंटरलिंक करेगा तो आपको समझना आसान रहेगा। अब हमको क्या देखेंगे, अब हमने देख लिया कि भाई 1954 के एक्ट में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की नींव पड़ी, और 1995 के एक्ट में क्या हुआ कि न्यायाधिकरण की शुरुआत हुई। इसमें निर्वाचित सदस्यों के अलावा इस्लामिक स्कॉलर्स होते थे। ठीक है, ध्यान देना। अब समझो, अब इसमें क्या किया गया, ताकि जो विवाद है तो विवाद समाधान किया जाए। इस न्यायाधिकरण का मतलब क्या होगा, विवाद समाधान। लेकिन 1995 का एक्ट कहता था कि आप इसके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अब देखो सुधार क्या किया गया, इन दोनों एक्ट से समझो, इन दोनों। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जाएंगे इसी के थोड़ा नीचे आओ, इसी के नीचे आओ, तो यहां पे बता रहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में क्या सुधार किया गया। यहां ध्यान दो, यहां पे बता रहा है कि भाई केंद्रीय वक्फ परिषद में क्या सुधार किया गया, क्या स्ट्रक्चरल सुधार किया गया। यहां आपका बता रहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड में क्या सुधार किया गया, यहां बता रहा है। और आगे यहां पे बता रहा है कि भाई न्यायाधिकरण में क्या सुधार किया गया। ये देखो यहां पे कि न्यायाधिकरण में क्या सुधार किया गया, यहां पे न्यायाधिकरण के ऊपर आपको बता रहा है। आगे मेरी बात, एक शर्त भी मेरी बात भाई, देखो आप सब क्लास कर रहे हो, अच्छी बात है, क्लास करो, मैं खुद भी चाहता हूं आप सब क्लास करो भाई। 9 मई को प्लेटफॉर्म का मेरे 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यार हम लोग का टारगेट तो बहुत ज्यादा था सब्सक्राइबर का, अभी हम लोग थोड़ा पीछे रह गए टारगेट से। तो प्लीज अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो कोशिश करो चैनल सब्सक्राइब कर लेने का। ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, तो केंद्रीय वक्फ परिषद देखते हैं। तो केंद्रीय वक्फ परिषद में क्या बोला गया, तो पहली बात एक बात बोलेगी कि भाई कि इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसके पदेन अध्यक्ष के ऊपर बोला गया कि भाई जो प्रभारी केंद्रीय मंत्री होंगे, ठीक है, बेसिकली अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो होंगे वो क्या होंगे, वही प्रभारी मंत्री होंगे। तो पदेन अध्यक्ष क्या होगा, तो वो ये होंगे पदेन अध्यक्ष, यहां पे समझ गए। तो केंद्रीय मंत्री क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। अब इसके सदस्यों में कौन कौन शामिल होगा, तो सदस्यों में जो पार्लियामेंट भाई संसद सदस्य शामिल होंगे, और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, इसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। अब इसके अलावा क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में जिनके ऊपर अभी तक बात कर ली गई, जो पदेन अध्यक्ष हैं, जो संसद सदस्य हैं, जो राज्य प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, इनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि ये नॉन मुस्लिम होने चाहिए, स्टेटमेंट को बड़ा क्लियर देखना मेरे भाई। यहां पे ये नहीं कह रहा कि इनका नॉन मुस्लिम होना जरूरी है, ये कह रहा है इन सबका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है, यानी मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो। केंद्रीय वक्फ परिषद की मैं बात कर रहा हूं, तो इनका क्या कह रहा है कि इनका, ठीक है, मुस्लिम होना, ध्यान देना, आवश्यक नहीं है। ये मुस्लिम हो, आप इस बात की आवश्यकता नहीं है, इनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है। एक एक टफ चीजें अपने दिमाग में रखते चलो, समझते चलो, और कमेंट बॉक्स में रिव्यू देते चलो। ठीक है, ध्यान रहा। अब समझो, तो चूंकि इनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है, ये बात यहां पे समझ ली हम लोग। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आगे केंद्रीय वक्फ परिषद में इसके आगे बोल रहा है कि इनके अलावा
हम जो इसमें मुस्लिम कानूनों के प्रख्यात व्यक्ति शामिल करेंगे जो केंद्रीय वक्फ परिषद में, वो मुस्लिम होने चाहिए। और हमको कुछ मुस्लिम संगठनों से भी व्यक्ति शामिल जो करेंगे केंद्रीय वक्फ परिषद में, वो भी मुस्लिम होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मुस्लिम कानूनों का प्रख्याता मुस्लिम रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। और मुस्लिम संगठन से कोई प्रतिनिधि लिया जा रहा है, अगर वो मुस्लिम हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो मुस्लिम संगठनों में प्रतिनिधि तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम ही होंगे। तो यहां पे समझना ऐसे है, यही समझना टफ था, तो ये ट्रिक समझ गए। अब दे स्टेटमेंट में क्वेश्चन। अब आ जाओ, कह रहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड दोनों में चेंज किया गया। क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों दोनों में 2 मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक है, चाहे केंद्रीय वक्फ परिषद की बात हो या राज्य वक्फ बोर्ड की बात हो। भाई इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, यानी कहने का मतलब है भाई नीचे तो हमने देखा कि नीचे के लोग क्या है, नीचे के लोग मुस्लिम है, लेकिन ऊपर ये जो व्यवस्था देख रहे हैं ना, ऊपर जिनका मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है, मिनिमम इसमें 2 नॉन मुस्लिम होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि भाई मिनिमम कम से कम, ठीक है, 2 नॉन मुस्लिम होना चाहिए, नॉन मुस्लिम होना चाहिए। अब देखो ये जो नॉन मुस्लिम वर्ड लिखा है ना, यहीं से आपको बोलेगा कि इसमें 2 हिंदू होना चाहिए पेपर में, ध्यान देना, और आपका स्टेटमेंट गलत करा देगा। यहां पे हिंदू वर्ड यूज नहीं है। नॉन मुस्लिम का मतलब बौद्धिज्म भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो हिंदू हो। तो हो सकता हो कि एग्जाम में आपको यहां पे हिंदू वर्ड लिख के आपसे गलत कराए, ठीक है। तो 2 मुस्लिम सदस्य यहां पे इसकी अनिवार्यता की गई, दोनों में, राज्य प्रश्न बोर्ड में भी। और देखो यहां पे नीचे इस बात को दोबारा लिखा गया, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम लोग यहां तक समझ ले क्या, केंद्रीय वक्फ परिषद की बात। अब हम लोग आते हैं राज्य वक्फ बोर्ड की बात समझते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड की बात समझते हैं। तो राज्य वक्फ बोर्ड में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना समझोगे तो ये विधेयक कहता है कि राज्य सरकारों को प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में शामिल करना होगा। पहली बात क्या बोलता है कि प्रत्येक पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को बोर्ड में शामिल करना होगा, एक शर्त, ठीक है। और ठीक है, कह रहा कि इस शामिल करना होगा और उनके मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 जो बोला गया ना कि 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए। इसके अलावा बोला है कि जब आप राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना डिसाइड करोगे तो ध्यान देना होगा कि उसमें शिया वर्ग से भी लोग शामिल हो, उसमें सुन्नी वर्ग से भी लोग शामिल हो, और इसमें जो पिछड़े मुस्लिम वर्ग है, ठीक है, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, ठीक है, यहां भी डिवीजन है, तो ध्यान देना इनको भी शामिल होना चाहिए, यानी इनका भी प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, इनका भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए राज्य वक्फ बोर्ड में। शिया का भी हो, सुन्नी का भी हो, और पिछड़े मुस्लिम वर्ग का भी हो, इनको भी शामिल करना होगा, इन सबको शामिल करना होगा राज्य वक्फ बोर्ड में। इस बात की चर्चा अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें राज्य वक्फ बोर्ड में एक बात और बोली गई है कि इस बात का भी ध्यान देना होगा कि 2 मुस्लिम वुमेन्स भी हो। राज्य वक्फ बोर्ड में एक चर्चा है, और क्या बोली गई है कि भाई राज्य वक्फ बोर्ड में आप समझो कि भाई 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए, नॉन मुस्लिम होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। 2 वुमेन्स होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। दूसरी बात, 2 वुमेन्स होनी चाहिए, 2 महिला होनी चाहिए, और 2 नॉन मुस्लिम होनी चाहिए। इसके बाद से क्या बोला है, थर्ड बात कि भाई इसमें शिया भी हो, इसमें सुन्नी भी हो, और इसमें जो अन्य इनका पछड़ा वर्ग है वो भी शामिल हो, ठीक है। तो यानी सभी पृष्ठभूमि के मेंबर्स इसमें एटलीस्ट एक होने चाहिए, इस बात पे जोर दी गई है। तो ये हो गया राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना। अब आ जाओ हम लोग, ठीक है। अब इसमें संख्या फिक्स नहीं की गई है क्योंकि आप लोग मुझसे संख्या पूछना। अब हम लोग यहां पे आएंगे न्यायाधिकरण के ऊपर, समझेंगे न्यायाधिकरण में क्या है। तो देखो न्यायाधिकरण जब 90, हमको बताइए, हमने ये समझा कि 1995 के एक्ट से क्या हुआ, न्यायाधिकरण की नींव पड़ी। ये सब चीज तो हमने देख लिया है पहले। तो पहले क्या था कि इसमें जो मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ होंगे, ठीक है, इस पर चर्चा किया गया था, ठीक है। लेकिन यह कहा गया यहां पे कि भाई न्यायाधिकरण में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया, यानी मुस्लिम कानून का विशेषज्ञ न्यायाधिकरण में होगा। इस बात की अनिवार्यता पहली बात खत्म कर दी गई। तो न्यायाधिकरण में पहला चेंज क्या हुआ कि अब इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे वो क्या बनेंगे, वो इसके अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष। प्रेसिडेंट इसके कौन होंगे, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, तो वो होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट जज। पहली चेंजिंग न्यायाधिकरण में। अब अगली देखो, अगली चेंजिंग क्या करा है कि राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर का कोई वर्तमान अधिकारी, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई तत्कालीन अधिकारी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का हो, या इसके पहले कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे रह चुका हो, वो इसमें शामिल होगा।
सेकेंड बात, ठीक है, सेकेंड बात इसमें आ जाओ। तीसरी बात क्या बोल रहा है, तीसरी बात इसके बीच में बोल रहा है कि भाई इसके पहले ये था कि ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट अपील नहीं थी, बट अब ये कहा गया कि अब अपील कर सकते हैं विद इन 19 डेज। निर्णयों के विरुद्ध 19 डेज के भीतर आप उच्च न्यायालय जा सकते हो। ध्यान देना, निर्णयों के लिए कि 90 डेज के भीतर आप क्या सोच सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी अब यहां पे क्या गया कि इनके डिसीजन, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट अब अपील कर सकते हो। अब अपील किया जा सकता है विद इन 19 डेज, 90 दिन के अंदर आपको अपील कहां करना होगा, हाई कोर्ट में कर देना होगा। तो यानी अब अधिकरण के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। इससे क्या होगा, विवादों, भाई अब इनके कोई भी डिसीजन है तो हम जुडिशरी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जुडिशरी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये तो क्या गया, न्यायाधिकरण में चेंजिंग। ये चेंजिंग क्या था, न्यायाधिकरण में चेंजिंग था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि वक्फ, वक्फ तो हमको सबसे पता कि भाई वक्फ क्या है। यहां पे समझाया है कि भाई वक्फ क्या है। तो वक्फ हमको पता है कि धार्मिक उद्देश्यों से, धार्मिक प्रयोजन से बेसिकली क्या है कि हम अगर अपनी संपत्ति को डोनेट करते हैं, दान देते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो वक्फ संपत्ति कहलाती है। इस संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब समझो, ये था वक्फ का मतलब। अब पहले क्या था, यहां पे समझो एक बात क्या लिखी गई है, आपको दिखाता हूं। ठीक है, वो 5 ईयर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार चीजें इंटरलिंक करके दिखाते हैं। वो 5 ईयर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, तो अभी अंदर मिल जाएगा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं, जो चीजें छूट गई इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। पहले तो मैंने आपको इंटरलिंक करते हुए समझाया कि भाई कब बिल पास हुआ, फिर अमेंडमेंट कहां किया गया, उन चीजों को समझते हैं, समझे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1995 के एक्ट में संशोधन क्यों किया गया ये लिखा है। तो मैंने आपको उम्मीद एक्ट समझाया और वहीं से समझाते यही उद्देश्य था, ये समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहां पे एक फैक्ट लिखा गया है कि किन किन मुस्लिम कंट्रीज में आज भी वक्फ नहीं है, लेकिन भारत में वक्फ है। ठीक है, भारत में वक्फ का पहला एग्जांपल गोरी के ड्यूरेशन में मिलता है, मोहम्मद गोरी के ड्यूरेशन में मिलता है। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पे वक्फ का, क्यों आप बोलोगे क्यों, मैंने पूरी की पूरी वक्फ का डिबेट सुना है 12-1 बजे रात तक। तो सुधांशु त्रिवेदी ने बेसिकली इन कंट्रीज को, और इसका इनका नाम संबित पात्रा जी ने इस कंट्रीज का नाम सुझाया था। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे वक्फ का अस्तित्व ही नहीं और इस्लामिक कंट्री है। तो इसमें क्या नाम था, तुर्की, लीबिया, मिस्र, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक। तो हो सकता हो कि पीटी में क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे कि निम्नलिखित किन देशों में वक्फ का अस्तित्व नहीं है। 1 नंबर तुर्की, 2 नंबर लीबिया, 3 नंबर सूडान, 4 नंबर, ठीक है, लेबनान, सीरिया। इसी तरह के बीच में एक आध है वाला डाल देगा, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक। ठीक है, 1-2 के बीच में कौन कौन से हैं उनका डाल देगा और देगा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 ऐसे करके ऑप्शंस बना देगा। आपको टिक बनाना, बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमको इसको देखना होगा, तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक। ये वो है जहां पे आज यहां पे क्या है, वक्फ का अस्तित्व नहीं है। नो वक्फ, यहां पे क्या है, वक्फ नहीं है। ठीक है, यहां ऐसे आप लोग भी नोट करो, जैसे जैसे मैं नोट करा रहा हूं। अब आपको लगता है कि कभी याद करना कि भाई कि जहां पे वक्फ नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो आपने अगर यहाँ पे नो वक्फ लिखा तो आके देख लो कि हाँ आपका तो सर मेरे भी साइड में पर छोटा जगह है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाओ, अब यहाँ वक्फ कितनी पावरफुल है वो बता रहा है। तो कह रहा है कि वक्फ के पास अभी वर्तमान में क्या है, लगभग ध्यान देना, जो कह रहा कि भारत में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है, जिसकी अनुमानित कीमत कितनी है, तो 9.4 लाख। एक अच्छा कह रहा कि संपत्तियां कितनी है, तो 8.7 संपत्तियां हैं, इतनी संपत्तियां हैं। अगर एकड़ में इन संपत्तियों का एरिया देखोगे तो 9.4 लाख एकड़ एरिया है। और तीसरी बड़ी एरिया इनके पास है रेलवे डिफेंस के बाद, डिफेंस हाँ के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति इनके पास है। अब बताओ रेलवे डिफेंस है या रेलवे होम है, वैसे मैं समझ रहा हूं डिफेंस है। एक बार आप लोग कमेंट कर देना, मैं वैसे श्योर हूं डिफेंस है, ठीक है, बट आप लोग कमेंट करके बताना। तीसरी जो बड़ी संपत्ति है वो इनके पास है, ठीक है। और इस 9.4 लाख एकड़ भूमि की जो कीमत है वो अनुमानित कीमत है 1.2 लाख करोड़ रुपया। तो रेगुलेट करना इससे जरूरी था कि ये इनकम बड़ा कम करते हैं, और जब ये इनकम कम करेंगे तो सिंपल सी बात है इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड इसी के लिए भाई अब फिर टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर बहुत सारे इंफ्रा डेवलपमेंट इनसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब यहाँ पे हमने इसके बाद से हमको मैंने यहां पे आपको समझाया, ऊपर की सारी कहानी आपको समझाया हूं। पहली बार वक्फ का जो कॉन्सेप्ट भारत में मिलता है वो क्या पे लिखा है, सुल्तान मुजुद्दीन सैम गौर ने किया था। ये बेसिकली गौर वंश का शासक था, इसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। अब आपको मैं बताता हूं भाई, गोरी आपका हो गया क्या, होमवर्क। होमवर्क हो गया। हम लोग गोरी से रिलेटेड केवल क्या जानते हैं, हम लोग गोरी से रिलेटेड केवल 2 लड़ाइयां जानते हैं। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा लिखा तराइन 1 और तराइन 2। हमको क्या करना है, तराइन 1 और तराइन 2 के पहले भी गोरी ने कुछ अटैक किया है, मैंने मास्टर क्लास में पढ़ाया है। तो चल भाई मास्टर क्लास वाले कमेंट करो, एटलीस्ट मास्टर क्लास वाले कमेंट करो, नहीं तो बाकी सब लोग कमेंट करो। ठीक है, मास्टर क्लास हमको बताया, आप लोगों को मास्टर क्लास के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे ही देता हूं। ठीक है, देखो भाई, अगर जिसको लगता है कि मुझे अपनी पूरी सिलेबस का क्विक रिवीजन करना है तो वन ऑफ द बेस्ट आप चल जाओ मास्टर क्लास से। यहाँ पे क्लासेस आपकी दिख रहा हो, रमन सर और मेरा, हम 2 क्लासेस लेंगे और इन डिटेल क्लासेस लेके इसके नोट, जो क्लास होगा उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। आपका काम खत्म हो जाएगा, आप यहां से अपने आप को विजयी महसूस कर सकते हो। हाँ, जितना कह रहे हैं क्लास के बीच में और जितनी प्रैक्टिस के लिए बोलना है करते चलना है। ठीक है, दूसरी चीज आरओ के लिए हमने क्या किया कि हमारी टेस्ट, हालांकि अभी देखो यहाँ पे 10 टेस्ट है, हम लास्ट तक इसमें 2-3 टेस्ट भी और ऐड करेंगे। इसकी फीस केवल है 199 और मास्टर क्लास की फीस यहां पे नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं 299। ठीक है, 299 इसकी फीस है। तो अगर आप इसको इसमें से जुड़ते हो तो आप क्विक रिवीजन अपनी पूरी सिलेबस का कर सकते हो। ठीक है, महज 70 क्लासेस में हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करना, 70 से 75 जो भी लग जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान देना मेरे भाई। ठीक, अब यहां से मैं प्रचार हो गया, इसको डिलीट भी कर देता हूं क्योंकि हमको पढ़ना है ना। हाँ, डिलीट कर दिया मैं। तो अगर मास्टर क्लास से आप सब जुड़ रहे हो तो स्क्रीन पे एक नंबर घूम रहा होगा, वहां पे संपर्क कर लेना है। अब आते हैं हम लोग, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे यहां पे एक चीज समझेंगे। एक हमको पता है यहां पे समवर्ती सूची के बारे में एक फैक्ट लिखा है। ठीक है, हमको पता है, कह रहा है कि जो धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं हैं इनके बारे में चर्चा कहां किया गया है, तो राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। हमको पता है राज्य सूची के विषय पे राज्य कानून बनाएगी, केंद्रीय सूची के विषय पे केंद्र कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के विषय पे क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाएगी। लेकिन अगर सेम सब्जेक्ट पे सेंटर भी कानून बनाती है, सेम सब्जेक्ट में अगर स्टेट भी कानून बनाती है तो सेंटर का कानून ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संघवाद झुका है कहां, केंद्र की तरफ। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा समवर्ती सूची। अब समझो, अब आपको कमेंट करना है। देखो भाई, मेरी क्लास का मतलब यही है कि आपको होमवर्क खूब मिलेगा और होमवर्क नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, कहानी बांटने में नहीं आया हूं। होमवर्क क्या मेरे भाई, आपको क्या करना है, राज्य सूची में जो जो विषय है जो पीवाईक्यू में आए एटलीस्ट वो तैयार करो। केंद्रीय सूची के विषय, चलो बताओ, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है या केंद्र सूची का। डाकघर बताओ राज्य सूची का विषय या केंद्रीय सूची का विषय। वन बताओ राज्य सूची का विषय है या केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, ये चीज याद रहा। और एक होती है समवर्ती सूची, सॉरी अपशिष्ट सूची, जिसमें कोई अवशिष्ट सूची जिसमें कोई शामिल नहीं है, मतलब इन तीनों में शामिल नहीं है, वो उसमें शामिल है जिसपे लॉस केवल क्या बना सकती है, सेंटर बना सकती है। ये सारी की सारी चीजें आपको समझा दिया मैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। हाँ, मुझे पता था कि यहीं कहीं लिखा है, हमने इन ट्रिब्यूनल्स देखा। अब यहाँ पे कलेक्टर का पावर आपको दिखाई देगा। यहां से क्या है, ट्रिब्यूनल समझाने के तुरंत नीचे क्या किया इसने, कलेक्टर का पावर समझाया। क्या किया गया, कलेक्टर यानी डीएम के पावर में वृद्धि कर दी गई। डीएम को बोला गया, डीएम या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो, डीएम की अनुपस्थिति में बोला गया भाई कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ना, उनकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है, तो उनकी देख रेख हो, उनका सर्वेक्षण हो, उनका सर्वे करना हो, तो उनके सर्वे की जिम्मेदारी हो, उनके निगरानी की जिम्मेदारी हो, उनके निर्धारण की जिम्मेदारी हो। ये तीनों ही जिम्मेदारियां किसकी हैं, तो ये तीनों की तीनों जिम्मेदारियां आपकी हैं। किसकी भाई, मेरी नहीं, ये तीनों की तीनों जिम्मेदारियां बोल दिया कि भाई जिलाधिकारी की हैं। किसकी है, जिलाधिकारी की है। आगे बात समझ में, जिलाधिकारी की है। अब आ जाओ, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसके नीचे देखें, इसके अलावा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वक्फ के रूप में पहचान की गई कोई भी संपत्ति, सरकारी संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। तो पहली बात भाई, अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और डीएम क्या करेगा, उसका सर्वेक्षण करेगा, उसका निर्धारण करेगा। नहीं भाई, अगर वो सरकारी प्रॉपर्टी है तो पहली बात वक्फ की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक तो कहा कि भाई अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है
तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी अब ताजमहल पे क्लेम करते रहो, ताजमहल नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं इसके अलावा, आ जाओ यहां पे कह रहा है कि 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली कोई भी वक्फ संस्था, जो भी वक्फ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनकी अर्निंग 1 लाख रुपए से ज्यादा है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, उनका ऑडिट होगा। तो उनका ऑडिट होगा, ऑडिट होगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो राज्य क्या करेगी, उसका ऑडिट करा सकती है अपने ऑफिसर्स के द्वारा, और सेंटर जो उसकी कैग है, कैग के थ्रू ऑडिट करा लेगी। तो राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षक जो है वो उसका ऑडिट करेंगे और सेंटर वाला कैग करेगी। तो दोनों का कैग नहीं करेगी। या क्या करा, 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट कराया जाएगा, और कैग क्या करेगी, केंद्र वाला करेगी। ठीक है, यहां पे समझ जाना बात। तो इसमें बाउंड्री कितनी डिसाइड की गई, तो यहाँ पे ऑडिट के ऊपर चर्चा किया गया कि प्रॉपर्टीज की क्या होगी, उनकी इनकम अगर इससे ज्यादा इनकम है, तो यानी बड़ी प्रॉपर्टी जो इनकम जनरेट कर रही है, अब उनकी इनकम जनरेट का ऑडिट भी किया जा सकता है। आगे बात समझ में, उनकी इनकम जनरेट का ऑडिट भी किया जा सकता है। अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात यहां पे लिखी गई है, जो जिसका क्या है कि ये लोग बड़ा मतलब लोग बड़ा विरोध भी कर रहे हैं। जो विरोध हो रहा है उनमें कौन कौन से पॉइंट्स अभी आपको समझा दूंगा। तो एक पॉइंट्स विरोध का ये है, और वो पॉइंट्स यहां पे लिखा गया है कि भाई नए कानून ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस आस्था रखने वाले, धार्मिक आस्था रखने वाला कोई भी मुसलमान हो, जो मुस्लिम आस्था रखता है, वो कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म का अमल करेगा, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी समर्पित कर सकता है आपको। तो यहां पे मिनिमम 5 ईयर का एक बाउंड्री डिसाइड कर दिया गया, मिनिमम 5 ईयर। भाई 5 वर्ष कम से कम आपको क्या होगा, इस धार्मिक आस्था रखते हो, उसके बाद ही आप डोनेट कर सकते हो, उसके बाद ही। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि महिलाओं को वक्फ की घोषणा करने से पहले, अगर कोई महिला वक्फ प्रॉपर्टी घोषणा करती है अपनी प्रॉपर्टी को, तो पहले उत्तराधिकार प्राप्त करना होगा। पहले उसको क्या करना होगा कि जो उत्तराधिकार है वो प्राप्त करना होगा। यानी समझे ना, कि पिताजी की प्रॉपर्टी में पहले हिस्सा लेना होगा। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं को और जो अनाथ है, उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी कब वक्फ बन सकती है या नहीं, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए। ठीक है, तो यहां पे इसी के लिए लिखा गया, इसकी उम्मीद में एक वर्ड है सशक्तिकरण। यहां पे क्या किया, सशक्तिकरण किया गया, ताकि वुमेन्स के साथ, विधवाओं के साथ, तलाकशुदाओं के साथ, अनाथों के साथ कोई अनुचित ना हो पाए, अनुचित ना हो पाए, ऐसा ना हो। इतना ही नहीं, ये बोला गया कि हम क्या करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन करेंगे, और उसका एक एकीकृत डिजिटल क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे, सूची तैयार करेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जैसे आजकल ड्रोन के थ्रू क्या है कि मैपिंग करके गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को भी डिजिटलाइज्ड कर रही है। ठीक है, ताकि कल को आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो आप इजीली देख सको कि भाई वो विवादित या डिस्प्यूटेड तो नहीं है, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी और की तो नहीं है, आप इजीली समझ जाओ। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ गए। अब हम लोग आ जाओ यहां पे, अब यहां से नीचे जो चर्चा की गई है, ऊपर के प्रावधानों का आलोचना किया गया। आलोचना सोचो कहां कहां किया जा सकता है। आलोचना ये किया गया है कि नए कानूनी प्रावधान में जो ये 5 वर्ष की व्यवस्था की गई, इसके ऊपर आलोचना करेंगे। खुद सोचो, आप एक वक्फ मेंबर बन के सोचो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां आपको क्षति लगेगी। तो एक क्षति तो यहां लगेगी आपको। ठीक है, चलो भाई, दूसरी क्षति कहां लगेगी कि ऑडिट होगा, दूसरी क्षति यहां पे लगेगी। ठीक है, ये इसको जबरन हस्तक्षेप माना जाएगा गवर्नमेंट का। न्यायाधिकरण में क्या हुआ कि भाई मुस्लिम विशेषज्ञ को हटा दिया गया, और इनकी जगह जिसको दे दिया गया, जिला न्यायाधीश को दे दिया गया। ठीक है, एक यहां लगेगी। 90 डेज के भीतर यहां पे इसको अपील कर सकते हैं, पहले अपील नहीं की जा सकती थी। ठीक है, ध्यान देना। इन ये वो जगह हैं जहां पे चोट लगी। अच्छा, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स वाले में लगेगा। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स में लगेगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जिसपे लोग लेके क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हमारा क्या हो गया, वक्त इसी के साथ समाप्त हो गया। वक्त वाला भाई देख 30 मिनट टाइम ले आऊं, लेकिन वक्त पे अब वो फैक्चुअल क्वेश्चन बनाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए, जो मन में आए वो बनाए, आपसे गलती नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक है, इस टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखो।
ठीक है, देखना। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक यानी इंडिया, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 36 है। तो इंडिया रैंक 36 ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस, ठीक है। और इंडेक्स, यहां पे इसका इंग्लिश लिख दूं तो इंग्लिश होगा ग्लोबल नेटवर्क इंडेक्स। भारत को इसमें 36 रैंक मिली है। कितनी? 36 रैंक मिली है। भारत की रैंकिंग पहले इसकी कितनी थी? तो यहां पे 48 रैंकिंग थी। जैसे जैसे नोट कर रहा हूं आप लोग को भी नोट करना है। तो 48 रैंक से 36वीं रैंक आ गई। और ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो अंकटाड के द्वारा, ऐसे आप लोग भी गोला करना, अंकटाड के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ये रैंकिंग अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। क्यों? तो कह रहा है यहां पे कि भाई अग्रणी प्रौद्योगिकियां जो है, जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज है, तो लीडिंग टेक्नोलॉजीज को कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करे? जैसे अभी लीडिंग टेक्नोलॉजी में किसका नाम आ जाएगा? एआई का नाम आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आ जाएगा। तो एआई क्या है? एआई अग्रणी टेक्नोलॉजी है, लीडिंग टेक्नोलॉजी है, नवीन टेक्नोलॉजी है। तो उन नवीन टेक्नोलॉजी को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कितनी तीव्रता से एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी स्टडी की है। ये बोली है कि अग्रणी तकनीकी, केवल एआई नहीं, एआई तो एक एग्जांपल हो गया, अग्रणी यानी लीडिंग टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेंस के मामले में भारत 36 रैंक पे है, 36वें रैंक पे है। अच्छा, भारत का 48वां जो रैंक था, ये 2022 में इसके पहले इंडेक्स आया था, तो 2022 में 48वीं रैंक थी, 22 में 48वीं रैंक थी, देखना यहां पे। अच्छा, भारत को 170 देशों में 36वां रैंक मिला है, 38 देश में 36 नहीं मिला है, ठीक है, ध्यान देना। ये मैंने बता दिया यहीं पे, यहीं ऐसे 2022 लिख लो, आपका काम यहां तक। सोचो, इतना शॉर्ट नोट्स आपका इतना बड़ा एरिया को कवर कर दिया, यहां समझ गए। अब देखो आगे हम लोग समझे। अब बात आती है कि क्यों भारत को इतनी अच्छी रैंकिंग मिली है। तो कह रहा है कि आईसीटी परियोजना हो, या सॉरी आईसीटी परियोजन हो, ठीक है। परियोजन का मतलब बेसिकली ध्यान देना क्या होता है, ठीक है। ये मैंने गूगल ट्रांसलेट किया, परिनियोजन का मतलब लिखा था, ठीक है, आपका यहां पे, ठीक है, डिप्लॉयमेंट लिखा था, ठीक है, जी गूगल ट्रांसलेट से मैंने निकाला है, ठीक है। या आरएनडी में हो, या इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में हो, या फाइनेंस सेक्टर में रिफॉर्म से हो, या एआई को हो, या नैनो टेक्नोलॉजीज हो, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या है, यानी आईसीटी का प्रयोग हो, टेक्नोलॉजी में आरएनडी को बढ़ावा देना हो, नैनो टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो। मतलब इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा कि जब टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा उसमें भरा जाए। तो इन मामले में भारत ने अच्छी ग्रोथ की है। ये पिलर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि इसी की वजह से भारत को क्या मिली है, आपकी 36 रैंक मिली है। अब यहां पे भारत का प्रदर्शन दिखा रहा है। भारत का प्रदर्शन बेसिकली क्या है, विभिन्न पिलर्स पे बता रहा है कि भाई कि विभिन्न पिलर्स पे भारत का प्रदर्शन किया है। तो एक पिलर इसमें है आईसीटी तत्परता, एक पिलर क्या इसमें, तो एक पिलर है इसमें आईसीटी तत्परता। तो आईसीटी तत्परता यानी तत्परता का मतलब मैंने पहले बता दिया, रेडीनेस, ठीक है, ध्यान देना। इंग्लिश की अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो मेरे भाई माफ करना, मेरा एक्चुअली मीडियम इंग्लिश नहीं है, तो थोड़ा मुझे दिक्कत आती है, बहुत क्लियर और ईमानदारी से बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि क्लास लेने वाले बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, तो ऐसा ना हो कि एकदम बोरिंग लगे, बस इससे। हालांकि देखो, अगर आरओ बनना है तो हिंदी समझना है, एटलीस्ट इतनी तो हिंदी आती। भाई आप लोग बोलते इंग्लिश थोड़ी ना, घर में मोहल्ले में हिंदी बोलते हो तो समझ में आएगी, ठीक है। और बाकी जो टफ चीजें वो मैं बता दूंगा, ठीक है। भारत को इस इंडेक्स में मिली है, यहां पे क्या रहा, भारत 99 रैंक पे है, 99 रैंक पे है, ठीक है। इसके अलावा आगे आप देखोगे तो एक ह्यूमन कैपिटल करके एक इंडेक्स है, इसका एक पिलर है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी, मानव पूंजी। तो मानव पूंजी में 113वीं 113th रैंक है, 113वीं रैंक है भारत का। ये भारत का रैंक लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद से ओवरऑल रैंक हमारे कितनी, 36 है। पिलर्स की बात कर रहा हूं। अब देखो इतना आ गया। इसके बाद से आरएनडी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत की रैंक कितनी है, तो 3rd रैंक है, 170 देशों में 3री रैंक पे है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भारत ने यानी मतलब से असाधारण परिवर्तन किया है, इतना मतलब ग्रोथ किया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, असाधारण ये प्रदर्शन है। इसके बाद से एक आपका है इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक आपका इंडेक्स है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में भारत को 10वीं रैंक मिली है, कितनी,
10th रैंक मिली है। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में भारत की कितनी रैंक है? तो 10th रैंक है। और वित्त तक पहुंच, अगला आपका है वित्त तक पहुंच, यानी एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू फाइनेंस, इसमें भारत की रैंक है 17th रैंक है। ऐसे आपको एक चार्ट बना लेना मेरे भाई, ठीक है। वित्त तक पहुंच में भारत की 70वीं रैंक है। अब ये चार्ट बना लो। अब आप कभी भी पढ़ने आओगे तो आपको केवल क्या करना होगा, ये चार्ट याद करना होगा और कुछ नहीं तैयार करना होगा। इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से वो कर दे रहा हूं ताकि रंगीन लगेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये हो गया। अब यहां पे देखो, मानव पूंजी यहां बताया है, R&D यहां पे बताया है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यहां पे बताया है, एक्सेस टू फाइनेंस यहां बताया है, ठीक है। ध्यान देना। अब कह रहा है कि भारत ने जो ये लीडिंग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, अगर हम इसकी तुलना करें लोअर इनकम कंट्रीज से, ठीक है, तो कह रहा है कि भारत जो मानव पूंजी के सेक्टर में अच्छा ग्रोथ किया है, मानव पूंजी के सेक्टर में जो अच्छा ग्रोथ किया है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि भारत ने अपने स्कूलिंग पे और स्किल पे अच्छा काम किया है। तो स्किल डेवलपमेंट का आप देखो, स्किल डेवलपमेंट परियोजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई, ये यूपीपीएससी के मेंस में काम आएगा, तो उसका इंपैक्ट क्या लिख रहा है, उच्च कौशल, तो उससे मानव पूंजी तैयार हुई है। ये कौन बता रहा है? ये लीडिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स बता रही है, ठीक है, ध्यान देना। अब समझो, तो उच्च कौशल की वजह से क्या हुआ, हमारी मानव पूंजी सुधरी। और स्कूली शिक्षा अवधि बढ़ी है। देखो, स्कूल शिक्षा के वर्ष, मतलब स्कूली शिक्षा, स्कूलिंग ईयर्स में क्या हुआ, जो वृद्धि हुआ, तो स्कूलिंग ईयर्स में वृद्धि क्या, लोग हायर एजुकेशन लेना स्टार्ट करेंगे। पहले जो 5 तक पढ़ के छोड़ देते हैं वो 10 पढ़ेंगे, जो 10 छोड़ देते हैं वो ग्रेजुएशन करेंगे, जो ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हैं वो क्या करेंगे, अब रिसर्च में जाएंगे। इसका इंपैक्ट ये दिखाया गया है। यहां पे क्या है, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज से तुलना किया गया है, कह रहा है कि भारत क्या है, चीन, ब्राजील और फिलीपींस, ये क्या, ये डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश हैं। और इन डेवलपिंग कंट्रीज की खूबी क्या है कि इनका ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इनका बहुत कम होता है। जीडीपी में पर कैपिटा जो उत्पाद है वो इनका क्या है, बेसिकली वो बहुत कम है, यानी सकल घरेलू उत्पाद इनका बेसिकली प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का होता है, इनका बहुत कम होता है। उसके बावजूद धंधना, उसके बावजूद क्या है, यहां कह रहा है कि जो प्रौद्योगिकी तत्परता है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये बात यहां पे बता रहा है, ठीक है। तो बस ये दिमाग रखना है, बस इसको रीडिंग कर लेना ताकि स्टेटमेंट में कभी आए। असल इसमें भारत के साथ चीन, ब्राजील और फिलीपींस है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पे भारत में क्षमता दिखा रहा है, कह रहा है भारत में क्या है, 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, 13 मिलियन क्या है डेवलपर्स हैं, ठीक है, ये सारी बात बता रहा है। कह रहा है इसके मामले में भारत क्या है, सेकेंड रैंक पे है, यूएसए फर्स्ट रैंक पे है, भारत क्या है, दूसरे रैंक पे है। भारत में लगभग 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, जो जीट हब यानी जीआईटी हब डेवलपर्स के मामले में यूएसए के बाद सेकेंड रैंक रखता है। भारत क्या कर रहा है कि जो आपकी जनरेटिव एआई है वहां भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक इन्वेस्टमेंट की बात यहां पे दिखाई गई है कि भारत क्या कर रहा है कि एआई सेक्टर में इन 2023 वर्ष 2023 में $1.4 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और एआई में के क्षेत्र में इतना इन्वेस्टमेंट किया तो भारत 10th रैंक पे है, 10वीं बड़ी कंट्री है जिसने एआई पे इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि चाइना और अमेरिका इसमें आगे है, चाइना अपने से आगे है, ठीक है, ध्यान रखना। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये दिखा रहा है भारत जब 1.4 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करा एआई में, मतलब भारत एआई में आगे बढ़ना चाह रहा है। एआई का केवल उपयोगकर्ता नहीं बनना चाह रहा है, एआई का निर्माता भी बनना चाह रहा है। हम केवल सर्विस एक्सेप्ट करने वाला नहीं, हम सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाह रहे हैं। तभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों करते भाई, बैठ जाते हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भारत की यात्रा की। देखो, पहली बात, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन, ये याद करो नाम। तो मोदी जी का भी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में इनकी पहली यात्रा है, किसकी, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। अब थोड़ा सा देखो एमओयूज, भाई प्राइम मिनिस्टर आए, हम चाय पानी पिलाने के लिए, तो ऐसे तो हुआ नहीं कि भाई मोदी जी आपकी बड़ा याद आ रही है तीसरे टर्म में जब आप आए तो आपसे मुलाकात कर लेते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों से मिले चले जाते हैं, ठीक है। चाय पानी पे तो केवल कहने होंगे कि चाय नमकीन पे। तो हमको था कि न्यूजीलैंड क्या एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, पहले कंडीशन दिमाग में रखो। अगला क्या है, सोचो, पहले कंडीशन सोचो, तो द्वीपीय देश है तो यानी हम लोग इस सेक्टर में एमओयू करेंगे,
भारत में बहुत लंबी कोस्टल लाइन लगती है, ठीक है। भारत भी क्या कर रहा है, गुजरात में हमको पता है कि हम राष्ट्रीय विरासत का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां भी जरूरत पड़ सकती है हमारी इनकी। ऊपर से सोचो और क्या काम पड़ सकता है। तो ये क्या कर रहा है भाई, भारत यूएनएससी को लेके, परमानेंट मेंबर को लेके परेशान है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर भी सहमति बन सकती है। भारत ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, जैसे आईएसए, तो हो सकता है उस पर सहमति बनी हो सकता है डिजिटल पेमेंट के ऊपर सहमति बनी हो, क्योंकि भारत क्या कर रहा है कई सारे कंट्री से डिजिटल पेमेंट को, कि हमने अपना जो फोन पे है या भीम ऐप है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, रुपए को, ठीक है। तो कई सारी चीजों को यानी डिजिटल एकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर सहमति बनी हो। अब देखो यहां पे किन किन चीजों पे सहमति बनी, क्या क्या हुआ, इन डिटेल एक एक चीज समझेंगे मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां तक क्लास बोरिंग नहीं लगी तो अच्छी बात है, लगी है तो मेरे लिए शर्म की बात है। हाँ देख भाई, इतनी मेहनत से 45 मिनट निपट गए। करेंट अफेयर पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है यार, सच बताऊं तो मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता जितना करेंट अफेयर में। अब आते हैं हम लोग, यहां समझो भारत में एक्चुअली होने वाला क्या था, रायसीना डायलॉग होने वाला था, ठीक है। रायसीना डायलॉग, नेक्स्ट टॉपिक यही आपका है, रायसीना डायलॉग ही है। तो भारत में रायसीना डायलॉग होने वाला था, तो रायसीना डायलॉग 2025 का पहली बार 10वां संस्करण चलने वाला था। नेक्स्ट टॉपिक आपका रायसीना डायलॉग ही, आपको दिखा देता हूं, रायसीना डायलॉग है, तो हम लोग रायसीना डायलॉग के ऊपर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी समझ जाओ, चूंकि ये आए थे इसी समय रायसीना डायलॉग था, और रायसीना डायलॉग में बर्निंग इश्यूज पे बात की जाती है, मतलब जो तत्कालीन गंभीर समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याएं, उसमें ये डायलॉग चलता है, रायसीना डायलॉग। अब क्या है, हमने क्या किया, इनमें किनको बोला भाई आप हमारे क्या करो, मुख्य अतिथि बन जाओ, ठीक है, मुख्य अतिथि बन जाओ। तो हम इनसे बोले भैया हमारे आप क्या हैं, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं, आपको अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या बन गया, मुख्य अतिथि बन गए, रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि बन गए। अच्छा, हमने इन एरियाज में इनसे समझौता किया। ट्रेड के सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा होगा कि भाई कि हमारा व्यापारिक जो संबंध था इतने बिलियन डॉलर का था, तो अगले वर्ष इतना हो जाए, ये हम टारगेट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि भाई आपके यहाँ की कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम आप क्या करेंगे। डिफेंस सेक्टर में बात करेंगे भाई कि हम लोग कई सारे क्योंकि भाई हिंद महासागर के एक तरफ भारत है और हिंद महासागर के एक तरफ क्या है, न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड इधर पैसिफिक से भी क्या करता है, पैसिफिक सी से भी क्या करता है, संबंध बनाता है। और पैसिफिक सी हो या हिंद महासागर हो, यानी इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हिंद पैसिफिक पीस की बात करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र के शांति की बात करते हैं। और शांति भंग कौन करा, चाइना। तो हमारे लिए एक कॉमन इंटरेस्ट और क्या है, हिंद महासागर भी है और पैसिफिक भी है। तो हम चाहेंगे क्या, इस हिंद महासागर का जो ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे शांति रहे, यहाँ पे तनाव की स्थिति ना आए। तो ये तनाव की स्थिति आएगी तो ये दोनों चपाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम संबंध बनाएंगे। तो रक्षा सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भाई आगे है। खेल सेक्टर में हमारा 1926 में हम पहली बार यहाँ पे हॉकी खेलने गए थे। तो 1926 में गए, 2025 चल रहा है, तो लगभग 100 साल पूरा होने वाला है। तो खेल का भी हमारा क्या है, लगभग 100 साल का संबंध है। अब यहाँ पे चीजों के एक एक वर्ड पे फोकस करना, मैं लगभग बोला हूं, 100 साल नहीं बोला हूं, ठीक है। अब ये हुआ भाई कि एक काम करो, इनसे द्विपक्षीय वार्ता करो। भाई रायसीना डायलॉग तो होगा, कर लेंगे, लेकिन पहली बात तो तुम हमसे बैठ के बात करने आओ। तो इनसे बोला कि भाई कि आप हैदराबाद हाउस में आओ, कहां पे, तेलंगाना में। पागल हो, यहाँ पे लिखा नई दिल्ली। तो हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में इनसे मुलाकात हुई। तो जो चीज आपको ऊपर बताया ना, उन्हीं चीजों पे क्या हुआ, खूब लंबा डिस्कशन हुआ। भाई हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमको ये दो, ठीक है। अब जो सहमति बनी वो यहां पे लिखी है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई देखो 2023-24 का जो अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो ट्रेड था दोनों कंट्रीज के बीच में, वो कितना था, वो 1.7 बिलियन डॉलर था, 1.7 बिलियन था, इतना था हमारा ट्रेड, कितना था, इतना था। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के लिए क्या है, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे संवाद कर सकते हैं। देखो बीच में हमारी ये बातचीत रुक गई थी, हम इसको दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हमने तो एक बार इनसे समझा कि भाई हाँ ना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने इस मुद्दे पे भी इनसे बात किया। ऊपर हमने कहा कि चलो हमारे भारतवासी कहीं आपके यहाँ रखते हैं, तो डिजिटल भुगतान के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा एकीकरण करते हैं। हम बताएंगे कि हमने यूरोपियन कंट्री से भी कर लिया, हमने मिडल ईस्ट के भी कई सारे कंट्री से किया है, तो आप भी कर लो। यूएई वगैरह हमने कर लिया, फ्रांस से कर लिया। एफएल टावर में पहला यूरोपियन कंट्री बन गया फ्रांस, जिससे हमने क्या किया, समझौता कर लिया। तो होगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक देखो यहां पे लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके एमओयूज में ऐसे लिखता हूं, एमओयू में जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पे लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि हमने एक एमओयू साइन किया गया है
हो सकता है ये शॉर्ट फॉर्म लिख दे AEOMRA, हो सकता है यही शॉर्ट फॉर्म लिख दे। तो देखो AEOMRA जो है ये क्या है बेसिकली, यहां पे ध्यान देना, ठीक है। तो लिख रहा है अधिकृत आर्थिक परिचालक, अधिकृत का मतलब होता है आपका ध्यान देना, अधिकृत का मतलब होता है ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो अधिकृत आर्थिक परिचालक अर्थात ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। पारस्परिक मान्यता समझौता, ध्यान देना आगे लिखा है पारस्परिक मान्यता, तो पारस्परिक मतलब होता है म्यूचुअल, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है, और एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। तो ये हो गया आपका AEOMRA का फुल फॉर्म। तो ये एक AEOMRA पे सिग्नेचर किया दोनों ने। अब ये है क्या, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हमारी जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, तो भारत का जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, उसने कहा कि भाई हम समझौता कर रहे हैं किसके साथ, न्यूजीलैंड की सीमा शुल्क सेवा के साथ। तो हमारी सीमा शुल्क अथॉरिटी ने न्यूजीलैंड की सीमा शुल्क अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक MOU हुआ है। तो वो MOU क्या है, यहां पे दोनों के बीच में MOU हो रहा है, यानी एकीकरण की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान देना। ओके, आ जाओ बात। तो ये हो गया, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद से हमने बागवानी सेक्टर में भी कुछ बात किया है, टूरिज्म के सेक्टर में बात किया, बस ऐसे याद करो क्या बात किया नहीं जरूरी है। बागवानी सेक्टर में बात किया, टूरिज्म के सेक्टर में बात किया। अब आओ डिफेंस के सेक्टर में। देखो एक कई सारे कंट्रीज का एक हम लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है जिसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। भारत 2019 में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ठीक है, या अभी रिसेंट 2019 नहीं, भारत रिसेंट में इसका मेंबर बना है, 24 या 23 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन रिसेंट में भारत क्या किया, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में शामिल हो गया। और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में न्यूजीलैंड ऑलरेडी शामिल है और उसको लीड कर रहा है। तो इसने क्या बोला कि भाई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में आपका स्वागत है, हम आपकी इस कदम का स्वागत करते हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, लक्षण ने, भारत बोला धन्यवाद, ठीक है। तो हम क्या है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में शामिल है। मैंने गूगल करके देख लिया था, 24 में शायद। एक बार आप लोग डेट चाहो तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो, एक बार इसको डालना भारत कब इसमें इसका हिस्सा बना, तो शायद 24 है, ठीक है, एक बार इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। अब आओ, इसके अलावा हमने विभिन्न एरियाज में नौसैनिक बंदरगाहों, इन सब में बेसिकली एक दूसरे को सहयोग के ऊपर समझौता किया, वो सब छोड़ो बात, ठीक है। आ जाओ, यहां पे देखो आपको 3 चीज याद करनी है। एक याद करना है IPOI, एक चीज का याद करना है IPOI। IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये दिमाग रखना। भारत ने इसको 2019 में इसको स्टार्ट किया था, भारत ने 2019 में स्टार्ट किया था। इतनी क्रम से बता रहा हूं, क्लियर बात याद रखना, इतना क्रम से आप कभी नहीं पढ़, आपने अगर पढ़ लिया होगा तो बताना क्या इस हिसाब से पढ़े थे। दूसरा एक यहां पे लिख रहा हूं मैं आपको, उसका नाम है CDRI, है ना। दूसरा लिख रहा हूं आपको, उसका नाम है CDRI। CDRI का मतलब होता है हिंदी में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन, है ना, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन। यहां पे देखो लिखा है CDRI। मुझे पता है इसकी इंग्लिश लिखने की बात चलेगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोलिजन रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो IPOI, CDRI और तीसरा ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया था। ये भी ISA 50 बार न्यूज में आएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ISA का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये बता दो। और वर्तमान में ISA के कितने मेंबर्स हैं, ये होमवर्क है, कमेंट करो, होमवर्क कमेंट करते चलो। इसमें क्या हुआ, ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, IPOI, CDRI और ISA, न्यूजीलैंड क्या कही कि भाई हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, शामिल होने या इसमें भागीदारी पे सहमति जताई, इन तीनों पे। तो पेपर में एक साथ करा दे रहा हूं, IPOI, CDRI और ISA, इन तीनों में शामिल होने पे सहमति जताई, ठीक है, ध्यान देना। आज यहां पे आपको लिखा हुआ है, इसके आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है खेल समझौता। देखो मैंने आपसे बोला कि भारत 1926 में पहली बार न्यूजीलैंड का दौरा किया, किस चीज के लिए, हॉकी के लिए। तो हमारा लगभग 100 साल पूरा होने जा रहा है हमारे खेल संबंधों का, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा,
इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातचीत हुई, जैसे मैंने आपसे बोला कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भाई पीस होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए भी हमने काफी बातचीत की, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में भाई पीस हो, स्टेबिलिटी हो। इसके अलावा हमने बात की भाई कि यूएनएससी में भारत क्या है, अस्थायी सदस्यता की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत क्या है, अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट, ठीक है, मेंबरशिप की बात कर रहे हैं भाई, हमको परमानेंट मेंबरशिप दे दिया जाए, अस्थायी सदस्य बना दिया जाए। तो न्यूजीलैंड बोला कि भाई हम आपका समर्थन करेंगे, हम समर्थन करेंगे। हम बोलता कि वर्तमान कुल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, चाइना है, यूएसए है, रसिया है, फ्रांस है और अगला होमवर्क, बताओ ये है, ठीक है। अच्छा, अभी तत्काल में वार चल रहा है कई जगहों पे, जैसे इजराइल फिलिस्तीन वार चल रहा है, तो हमने बोला भाई भारत 2 स्टेट थियरी पे ट्रस्ट करता है, यानी एज ए स्टेट इजराइल को भी मान्यता मिले, वो सर्वोच्च स्वीकारोक्ति रहे, कोई उसकी बाउंड्री से छेड़छाड़ ना करे, और फिलिस्तीन को भी एज ए स्टेट एक सहमति मिले, उसकी जो बाउंड्री उससे कोई छेड़छाड़ ना करे, दोनों की बाउंड्री में क्लैरिटी रहनी चाहिए भाई, ये नहीं कि हम कभी इधर से मिसाइल दाग दे कभी उधर से दाग दिया, ठीक है, ऐसा ना हो। ये सारी बातें हुई, यहां से हमारा खत्म हो गया लक्षण का भारत आना। अब हम लोग आएंगे यहां से खत्म करेंगे रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग 5 मिनट की क्लास हो गई है, रायसीना डायलॉग के साथ ही कोशिश करूंगा क्लास को भी एंड करने का, ठीक है। आप लोग बताना कि क्लासेस कैसी लगी, ये आप लोग जरूर बताना, नहीं बताओगे तो भी मैं मान के चलूंगा कि अच्छी लगी आपको, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि मैं इतनी परिश्रम करके क्लास बनाऊंगा, अच्छी नहीं लगी तो अच्छी बात थोड़ी ना है, आप समझो। रायसीना डायलॉग, अब भाई इसको देखते हैं, रायसीना डायलॉग। पहले आपको रायसीना डायलॉग में क्या करता हूं समझा देता हूं, ठीक है, रायसीना डायलॉग समझा देता हूं। क्या है रायसीना डायलॉग? तो रायसीना डायलॉग ये है भाई कि इसमें बेसिकली गंभीर मुद्दे, वर्तमान करेंट के इश्यूज पे चर्चा की जाती है। करेंट के जो इश्यूज हैं, वैश्विक इश्यूज है ग्लोबली, उसके ऊपर यहां पे क्या है चर्चा की जाती है, ठीक है। करेंट के जो ग्लोबली इश्यूज है उस पर चर्चा की जाती है। अब देखो इसमें बोला क्या गया है, कौन कौन सी बातें इसमें होती है रायसीना डायलॉग में, अब समझो बात को, इन बातों को समझो। तो एक तो बहुत क्लियर सी बात, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग होने वाला था। रायसीना डायलॉग कब चला, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, 10वां संस्करण है, तो पेपर में संस्करण भी आ सकता है कि भाई कौन सा संस्करण था, ठीक है। तो ये क्या था, इसका ये 10वां संस्करण था, ठीक है। 17 से 19 मार्च इसका आयोजन हुआ, बेसिकली दिमाग में रखो कि मार्च में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। रायसीना डायलॉग का मार्च में आयोजन हुआ, ठीक है। और इसी बीच में कौन थे, लक्षण भी आए हुए थे। लक्षण को हमने पहली बार बोला करा कि इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्षण मुख्य अतिथि थे। इसको हमने पहले भी देख लिया है, पहले, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से इसकी थीम समझो, ये थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम यहां पर लिखा है रायसीना डायलॉग की थीम। थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की, ठीक है। किसी भी चीज की थीम अगर लिखी है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। थीम क्या लिखा है, थीम लिखा है कालचक्र, जल, शांति और ग्रह, यानी बेसिकली P3 की बात कर रहा है। कालचक्र P3, P3 मतलब जन है, जन मतलब पीपल, शांति मतलब पीस, और ग्रह मतलब प्लेनेट। भाई प्लेनेट को पीस चाहिए, शांति चाहिए, तभी प्लेनेट पे क्या है, लोग जो पीपल है वो रह पाएंगे, ग्रह पे रह पाएंगे। तो जन, शांति और ग्रह, ये पीपल, पीस और प्लेनेट, ये थीम है रायसीना डायलॉग की। तो P3, इसी को मैं कह रहा हूं P3 थीम है, ऐसे याद करो P3, कालचक्र P3। अच्छा, थीम तो हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पे एक बात बता रहा है कि रायसीना डायलॉग स्टार्ट कब से हुई, तो यहां पे कह रहा है बेसिकली रायसीना हिल्स के नाम पे 2016 में से इसको स्टार्ट किया गया। ये ईयरली, वार्षिक तौर पे इसको चलाया जाता है ये डायलॉग, ठीक है। रायसीना हिल्स के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इस डायलॉग का आयोजन कौन करता है, आयोजन करता कौन है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने का काम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और आपकी क्या है, विदेश मंत्रालय, देना, और आपकी विदेश मंत्रालय इसको क्या करती है, इसको संचालन करती है, ठीक है। ठीक है, विदेश मंत्रालय। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय इसका ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। अब रिसेंट की आप सोचो कि क्या क्या बातें हैं रिसर्च। अच्छा देखो, मेंस में मान लो कि वर्तमान गंभीर मुद्दों पे क्वेश्चन बन के आ जाए कि भाई वर्तमान जो गंभीर मुद्दे उस पर चर्चा करो, और भारत क्या कर रहा है। तो देखो, टैरिफ वार चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है भाई, टैरिफ वार चल रहा है,
टैरिफ वार चल रहा है, भाई साहब आए ट्रम्प साहब 26% भारत पे लगाए, तो कभी किसी कुछ लगा देंगे तो चाइना कुछ लगा दे रही है, तो फिर 228% ये थोप दिए, तो ये टैरिफ वार चला है। तो टैरिफ वार से क्या होगा, वित्तीय अस्थिरता का दौर, विभिन्न खासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे बड़े लोगों के झगड़े में छोटे लोग ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। यहां पे वार्स चल रहा है, वार्स का चल रहा है भाई, इधर इजराइल और फिलिस्तीन भिड़े पड़े हैं, इजराइल और फिलिस्तीन भिड़े पड़े हैं। इधर क्या है, हिंद महासागर, हिंद पैसिफिक रीजन में अशांति है। क्यों हिंद पैसिफिक रीजन में अशांति क्यों है, क्यों, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना नाक में दम किया है, वो 10 स्टार पॉइंट याद करो, ठीक है। तो साउथ चाइना सी, यहां पे एक दिमाग में रखो, यहां पे लिखा भी है, ठीक है। देखो यहां पे एक बात कह रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीतियों के विरुद्ध क्वाड रक्षा नेताओं ने चिंता व्यक्त की। तो क्वाड कंट्रीज कौन है, चलो बताओ आपको, आप मुझे बताओ। क्वाड और स्क्वाड दो कंट्रीज है, ठीक है। स्क्वाड में भारत शामिल नहीं है। भारत को यहां पे देखो लिखा भी है, फिलीपींस ने आमंत्रित किया है कि भाई मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, आप स्क्वाड में शामिल हो जाओ। तो स्क्वाड में कौन कौन है, तो स्क्वाड में यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है, और यहां पे भारत नहीं है। और फिलीपींस को हटा के इंडिया कर दो तो क्या क्वाड बन जाएगा, फिलीपींस को हटा के अगर इंडिया कर दिया जाए तो क्या क्वाड बन जाएगा, यस या नो, यस या नो, कमेंट, ठीक है। तो इन लोगों से कहा गया भाई आप क्या करो कि साउथ चाइना सी में थोड़ा चीन की आक्रामक नीतियों पे लगाम लगाओ, इससे क्या थोड़ा हमको हथियार दो, भारत में ब्रह्मोस दिया, तो बाद में तो तुम थोड़ा सा मदद करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, थोड़ा पता चले चीजें याद। तो भारत बोला ठीक है, देखते हैं यहाँ पे काम करेंगे। तो बेसिकली रायसीना डायलॉग है, रायसीना डायलॉग यहाँ से खत्म हो जाता है। अब इस पेज को छोड़ेंगे नहीं, इस पेज पे एक टॉपिक है, इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा। ध्यान देना, तो पहले तो डायरेक्टली हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला, ध्यान देना, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगा। अरे मेरे मूर्ख भाई, आप कभी भी अगर लिखिए यह भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है तो नहीं, भारत का पहला पीपीपी मोड में। तो पीपीपी के कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स लिखने रहे, तो उसमें एक एग्जांपल आपका क्या गया, अभी हाल ही में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टेब्लिश किया गया। अब देखो क्या है, जो ग्रीन वेस्ट है, नाम से ही क्लियर है, जो ग्रीन वेस्ट है उनको क्या करना होगा, प्रोसेस करना होगा, यानी वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने का प्लांट लगा। यहीं पे समझो सीधी बात, नाम से ही सब क्लियर है। ग्रीन वेस्ट को क्या कर रहा है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, तो ग्रीन वेस्ट को प्रोसेस करने की बात बोल रहा है। आप समझ में, आप समझो, जैसे मान लो कि ग्रीन वेस्ट, आप देखो आजकल एक वीडियो वायरल होता है कि नदी बह रही है, उसमें खूब मतलब लकड़ियां बह रही हैं, ठीक है, वन उत्पाद बढ़ रहे हैं, तो यानी वुड, फॉर एग्जांपल वुड क्या हो गया, एक ग्रीन वेस्ट हो गया। तो इसको हमको क्या करना होगा, वुड पेलेट्स में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही क्या हो गया, प्रोसेसिंग की बात हो गया। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, यही चीज यहां पे समझा रहा है, कह रहा है कि हम इसको क्या करेंगे कि इस परियोजना के तहत हर एक कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदल देंगे, ताकि ये क्या हो, हमको इन्वायरमेंटल कोई नुकसान ना हो, हम इसको वैल्यूएबल रिसोर्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। मूल्यवान संसाधन मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स में। और ये क्या हुआ भाई, इंदौर में स्टेब्लिश किया गया, तो इंदौर नगर निगम यानी हरा कचरा देगी इसको, तो इंदौर नगर निगम बोले कि भाई कि ठीक है, हाँ ये दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको इंदौर नगर निगम को इसको फायदा क्या है, तो यहां पे देखो फायदा क्या लिखा है, कि जो इंदौर नगर निगम है, जिसको जो है उसको क्या फायदा होने वाला है कि प्रति टन लकड़ी एवं शाखाएं जो हरे कचरे हैं उससे 30,000 की रॉयल्टी मिलेगी, इसको 30,000 रुपए की रॉयल्टी मिलेगी। तो एक तो रॉयल्टी मिल रही है और उस ऊपर से वेल्थ में कन्वर्ट हो जा रहा है। कह रहा है इंदौर प्रतिदिन 30 टन हरा कचरा और शरद ऋतु में तो 60 से 70 टन हरा कचरा निकालता है। तो अब इस हरे कचरे का क्या होगा, जो ये वेस्ट है ये वेल्थ में कन्वर्ट हो रहा है, संसाधन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और वही जो आपको मैंने पेलेट्स वाला एग्जांपल एक समझाया वो यहां से समझाया, यहां पे लिखा हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा ये सब चीज हमने समझ लिया, तो ठीक है, हाँ इतनी ही बातें इसमें लिखी गई हैं और कुछ लिखी गई है, इतना ही चीज हमको याद रखना है। यहां पे हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे, यहीं पे क्लास को ब्रेक करेंगे, 1 घंटे 3 मिनट की क्लास होगी। उम्मीद करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु आप सबको चीजें समझ में आई हो, बहुत प्यारी, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज हमने देखा, ठीक है, 5 पेज देखा, 1 पेज में 20 मिनट लगा, लेकिन जिसने क्लास देख लिया उसको ये 5 पेज याद हो गया होगा। अब इसमें कुछ घोटना नहीं आपको, आप अब इसकी रीडिंग इस 5 पेज का 15 मिनट में कर सकते हो,
15 मिनट में रीडिंग कर सकते हो एक बार इस क्लास देखने के बाद। तो मैंने कहा 5 बार रिवीजन करना है, और रिवीजन बंद नहीं करना जब तक मैं क्लास कंप्लीट ना कर दूं पूरी, ठीक है। करंट अफेयर का एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल पॉसिबल रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं अगर मेरे स्टूडेंट करंट अफेयर में अच्छा स्कोर नहीं किया तो किसी की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना मैं यार करंट अफेयर में काम करता हूं ना, नहीं करता है कोई, ठीक है। कोई डेली बेसिस पे काम लोग कैसे लोग करते हैं पॉजिटिवली, लेकिन यूपीपीसीएस में लास्ट में या आरओ में लास्ट का वो जो 1-1.5 महीना करंट अफेयर होता है बड़ा जोर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोर जबरदस्ती चलेगी नहीं, यहाँ पे चलेगी अपनी तैयारी, ठीक है। बाकी रही बात वो एमसीक्यू, तो वो एमसीक्यू जो हम लोग पहले ही कराते रहे हैं वो आपको मिलेगा, फिर से तैयार करूंगा, मैं हारूंगा नहीं। वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यू पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा लास्ट में प्रैक्टिस के लिए। जय